सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक नए खंड पे विचार करेंगे। जो आज का सेक्शन है, जो खंड है, वह है संवैधानिक। हम लोग आज से लेकर अगले 1 डेढ़ माह तक इसी पे अपना विचार मंथन करेंगे। जो हमने कोटेशन लिए हैं वह है 2017 से लेकर 2019। इसका कारण यह है कि इस कोटेशन के अंतर्गत परिभाषा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही बात आती है। वह क्या आती है? क्या है, या इसकी परिभाषा क्या है। जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने 2017 से लेकर 2019 तक का जो कोटेशन है उसको लिया है। इसके अलावे जो कोटेशन में, इन 3 कोटेशंस में हमने कुछ बिंदु पाए जिसे हमने यहाँ लिखा है, जिस पे हम लोग विचार करेंगे। यह 4 बिंदु हैं। वह है: पहला, संविधान की परिभाषा। दूसरा है, संसद या संविधान में सर्वोच्च कौन। तीसरा है, संविधान राज्य और समाज के बीच का द्विपक्षीय समझौता है। और तीसरा है, राज्य द्वारा कानून का निर्माण संविधान के दायरे में नहीं हो सकता है। इन 4 बातों पर हम विचार करेंगे। इसीलिए जो हम सबसे पहले लेंगे, संविधान की परिभाषा या संविधान क्या है। देखिए, अगर हम संविधान की बात करें तो पहले हम ये जानेंगे कि संविधान जो होता है वह क्या है। हर देश, हर संस्था, हर दल अपने संविधान का निर्माण करता है। यहाँ तक कि एक परिवार का भी अपना संविधान होता है। उसमें उसकी जो आइडियोलॉजी है, कार्य पद्धति है, या उसका जो जीवन शैली है, उसका जिक्र होता है। उसमें उसको कोडिफाई किया जाता है। संविधान, अगर हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लिखित और दूसरा है अलिखित। जी संविधान की हम रचना हम लिख कर करते हैं। जब व्यक्ति समूह एक निश्चित रूप से किसी बात पर संविधान को लिखता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि अमेरिका और भारत का संविधान लिखित संविधान है। अब आगे बढ़ते हैं अलिखित पे। अलिखित का मतलब हुआ जिसका कोई दस्तावेज नहीं है। वह अभी समय के द्वारा या समय के साथ, परंपराओं के साथ विकसित होता है। जो इंग्लैंड का संविधान है वह अलिखित संविधान है। वहां का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वह पिछले 1000 वर्षों का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो लोकतंत्र का जो विकास हुआ है, वह उसी का परिणाम है। अब हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि संविधान की परिभाषा क्या है।
देखिए, तंत्र के अधिकतम तथा लोक के न्यूनतम अधिकार की सीमा निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। आप देखिए, इसमें जो बात आती है, ध्यान देने वाली है। तंत्र के अधिकतम मतलब संविधान में जो जिक्र होगा जिन बातों का, उसमें तंत्र का अधिकतम रहेगा और लोक के न्यूनतम, जो जनता है, जो उसके अधिकार रहेंगे, वह न्यूनतम रहेंगे। और इन दोनों अधिकारों की जो सीमा है, जो इसको डिफाइन करती है, जो इसको कन्फाइन करती है, हम उसे दस्तावेज कहते हैं, हम उसे संविधान कहते हैं। अब बात ये आती है कि यह संविधान जो बनता है, यह कैसे बनता है। जब संविधान बनता है तो जो हमारे राष्ट्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो राजनीतिक दल हैं, वह संविधान का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का संविधान इस देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक व्यक्तियों ने किया। देखिए, इसमें एक बात और आती है कि जो संविधान होगा वही तय करता है कि राष्ट्र की रूपरेखा क्या होगी, राष्ट्र की विचारधारा क्या होगी, राष्ट्र अपनी नीतियों का, अपनी व्यवस्था का संचालन कैसे और किस दिशा में करेगा। एक बात और इसमें आती है कि संविधान से ही कानून का निर्माण होता है। किसी भी देश में अगर जो कानून बनता है, वह उसके जो संविधान होता है उसी के आदर्शों के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, भारत का संविधान में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं या जो अल्पसंख्यकों के प्रति जो झुकाव है, वह इसीलिए है कि यहाँ का संविधान उसको महत्व देता है। अब हम देखते हैं कि कानून क्या है। तो कानून को अगर हम परिभाषित करते हैं तो इसको हम बोलेंगे, इसका ठीक उल्टा। यह क्या कहता है? तंत्र की न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाले दस्तावेज को हम कानून कहते हैं। कानून का जो निर्माण होता है वह व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, जो उसकी गतिविधियां हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए ही होता है। तो ये हुई पहला कोटेशन। जो दूसरा है वह है कि संसद या संविधान में सर्वोच्च कौन है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर हमसे पूछा जाए तो संविधान ही सर्वोच्च है। कारण कि संसद जो भी कार्य करती है वह संविधान के अनुरूप ही करती है। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वह जो संविधान है उसमें जब चाहे तब बदलाव कर देती है। देखिए, यह जो बात है, इसके पीछे का कारण यह है कि जो हमारी व्यवस्था है वह समय के साथ विकृत हो चुकी है। यही कारण है कि लोग मनमाना संशोधन कर देते हैं। एक बात इसमें और आती है कि पार्लियामेंट जब उसमें अमेंडमेंट करती है तो मेरा मानना है कि अमेंडमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी
देश की जो स्थिति है वह समय के साथ बदलती है, तो जाहिर सी बात है जो संविधान है उसको भी बदलना पड़ेगा। यही कारण है कि पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट करती है। लेकिन हाँ, यह बात भी उतनी ही ठीक है कि जो हमारे सरकार है या दल है वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संविधान का बेजा इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा है कि संविधान जो है राज्य और समाज के बीच में एक समझौता है। यह बात तो सही है। देखिए, अगर आप देखें तो मेरा तो मानना है कि जो समाज है, जो भारतीय समाज है, वह भारतीय संविधान से भी ऊपर है, क्योंकि इस संविधान को मान्यता, इसको वैलिडेशन हम ही लोगों ने दिया है। समाज ही राज्य का निर्माण करता है, तो जाहिर सी बात है जो संविधान है वह राज्य और समाज के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता है। हम राज्य से कहते हैं कि तुम ऐसा संविधान बनाओ, इससे तुम अपना शासन करो। राज्य उसी के अनुसार वह कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह राज्य और समाज के बीच में द्विपक्षीय समझौता है। मान लिया, उदाहरण देता हूं, अगर इस देश का समाज बदल जाए, ढांचा बदल जाए, तो जाहिर सी बात है इसका संविधान भी बदल जाएगा। समाज अपने अनुसार ही संविधान का निर्माण कर लेगा। जो है वह है राज्य द्वारा कानून का निर्माण संविधान के दायरे में। इस बात को मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन और कुछ मैं विस्तार दे देता हूं। राज्य जो भी कानून का निर्माण करेगा वह संविधान के दायरे में रहकर ही करेगा। उदाहरण देता हूं, भारतीय राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जिसमें हो कि जो यहाँ की जो हिंदू आबादी है उसको हम विशेषाधिकार दें। कारण, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। जो भी यहाँ पे कानून बनेंगे, जो व्यवस्था होगी, वह संविधान के दायरे में ही होगी। जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान की कुंजी है, और जो प्रस्तावना जो कहती है हम वैसा ही कार्य करते हैं, वैसा ही व्यवस्था बनाते हैं, वैसा ही कानून बनाते हैं। उम्मीद है कि हमने इन बातों को अच्छे से रखा और इसकी पूरी व्याख्या की। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रख देता हूं। देखिए, संविधान शब्द को ही देखें, ऐसी विधि, ऐसा विधान, ऐसा कानून, ऐसा नियम जो सबके लिए एक समान होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के त्रयंबुल को देखा जाए तो उसके त्रयंबुल में ही जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो समानता है, या हमारा जो संविधान है वह अवसर की समानता देता है।
उसके बाद जब संविधान के हम आंतरिक भाग में घुसते हैं तो वहां पर भी अनुच्छेद 14 से 16 से 18 जो है वह समानता की बात करता है। यानी ऐसे विधि, ऐसे कानूनों, ऐसे नियमों का जो संग्रह है वो संविधान कहलाता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही कानून आते हैं, अर्थात कानून भी बनेंगे तो वो समान बनेंगे, व्यवस्थाएं भी बनेंगी तो समान बनेंगी। और संविधान शब्द में विधान को हम देखें तो विधान का आधार क्या होता है? विधान का आधार होता है संहिता, अर्थात बिना संहिताओं के जो है वह संविधान तैयार नहीं होता है। जब संहिता समान होगी तभी संविधान भी समान होगा। भारत का जब संविधान बना था तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि संविधान जो बन रहा था वह नागरिकों के लिए बन रहा था, वह वर्ग विशेष के लिए नहीं बन रहा था, वह सवर्ण अवर्ण के लिए, महिलाएं पुरुषों के लिए नहीं बनाया जा रहा था, वह बनाया जा रहा था भारत के रहने वाले नागरिकों के लिए। तो जब नागरिकों के लिए बनाया जा रहा था तो वहां पर संविधान में से अगर हम समान नागरिक संहिता को निकाल दें, अर्थात संहिता की समानता न रहे, तो विधान भी समान नहीं होगा, और जो विधान समान नहीं होगा तो वह संविधान न हो करके बहुविधान या विषम विधान हो जाता है। भारत का जो संविधान दिखाई देता है वो नाम मात्र का ही संविधान है। वो केवल समाज के मामले में नहीं है, वो केवल व्यक्ति के मामले में असमानता पैदा नहीं करता है, समाज को ही केवल वर्गों में विभाजित नहीं करता है, वह नागरिक नागरिक में ही केवल भेद नहीं करता है। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान तंत्र की तीनों इकाइयों में अगर देखें तो वहां पर भी जो है अधिकारों के लिए आपस में खींचतान दिखाई देती है। अर्थात कार्यपालिका के लिए जो कहा जाता है कि ईच एंड एवरीवन इज कंट्रोलिंग ईच अदर एंड कंट्रोल्ड बाय ईच अदर, अर्थात वहां तंत्र के भी अधिकार समान है, तंत्र की तीनों इकाइयों में कोई ऊपर या नीचे नहीं है। लेकिन वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर भी कोई समानता नहीं है, तंत्र की एक इकाई को बाकी दो इकाइयां जो है वह दबाने का प्रयास करती हैं। तो न तो व्यक्ति के स्तर पर यह समानता पैदा कर रहा है, न नागरिक के स्तर पर कर रहा है, न तो समाज के स्तर पर कर रहा है, न तो हम देखें तो हमारे जो तंत्र में तीन इकाइयां हैं उनमें भी कोई आपसी समानता या तालमेल है, वहां पर भी अधिकारों की छीना झपटी है। कानूनी असमानता तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और वो हमने पिछली अभी चर्चाओं में कानून पर ही चर्चा की थी। उसका एक ताजा उदाहरण तो जो लास्ट चर्चा थी हमारी शनिवार को रोहित व्यामुल्ला एक्ट, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो वास्तव में संविधान शब्द जो है वो तभी सार्थक होता है जब उसकी विधियां, उसके विधान सबके लिए एक समान हो। तो इसको संविधान कहें, बहुविधान कहें या विषम विधान कहें, क्या कहें, ये एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मेरे दृष्टिकोण से अगर संविधान में समान नागरिक संहिता ना हो तो वास्तव में वो जो संविधान है वो निरर्थक है। संहिता उसका एक मुख्य भाग है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान को कोई मजबूती प्रदान करता है तो वो समान नागरिक संहिता ही है, जो लोकतंत्र को स्थायित्व देती है, मजबूती देती है। जहां जो है संघर्ष का जो है एक तरह से संघर्ष पे हम लोग विराम लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे संविधान को इसीलिए बनाया गया ताकि किसी के भी अधिकार समान ना हो, अधिकारों की छीना झपटी लगी रहे, असंतोष का अभाव बढ़ता रहे। और इसीलिए इसे संविधान न कह करके अगर हम विषम विधान कह दें तो वो अधिक उचित दिखाई देता है। जो एक परिभाषा है जो कहती है कि तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमा रेखा तय करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। परिस्थितियां तो बिल्कुल पलटी हुई हैं। अभी तंत्र के न्यूनतम अधिकार संविधान तय कर रहा है और समाज के जो अधिकतम अधिकार है उनको भी जो है वो तंत्र ही तय कर रहा है। अर्थात संविधान में अगर हम देखा जाए समाज को तो लोक के न्यूनतम नहीं, लोक के अधिकतम अधिकारों की सीमा रेखा तय कर दी गई है, क्योंकि लोक की तो वास्तव में कोई सहभागिता है ही नहीं, लोक के अधिक तो संविधान है नहीं। आदर्श स्थिति में देखा जाए तो समाज अधीन संविधान होता है, संविधान अधीन तंत्र, तंत्र अधीन कानून और कानून अधीन व्यक्ति होता है। अर्थात समाज अधीन संविधान और संविधान अधीन तंत्र होना चाहिए। वर्तमान स्थिति पूरी पलटी हुई है, तंत्र अधीन संविधान है और संविधान के माध्यम से समाज तंत्र का गुलाम हो चुका है। तो जब तक जो है ये परिभाषा यथार्थ रूप से लागू नहीं होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं संविधान के ऊपर समाज नहीं होता है,
चाहे कोई संविधान सभा बन जाए और संविधान सभा जो है समाज के द्वारा नियंत्रित हो, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि समान अधिकार सबको प्राप्त हो सकते हैं। हम अभी की स्थिति में ये एक बहुविधान या विषम विधान जैसा लिखित दस्तावेज दिखाई देता है। संविधान जो है वह समाज और राज्य इन दोनों के मध्य लिखित दस्तावेज है, लेकिन लिखित मध्य होने के कारण का मतलब ये नहीं है कि वह समाज को नियंत्रित कर रहा है। वह किसी व्यक्ति से तो ऊपर हो सकता है, वह कानून से ऊपर हो सकता है, वह तंत्र से भी ऊपर हो सकता है, लेकिन वो जो है समाज के नीचे रहेगा और तंत्र के ऊपर रहेगा। अर्थात तंत्र के ऊपर अगर कोई शासन करता है तो तंत्र के ऊपर शासन जो है वह संविधान का होता है। ऐसी परिस्थितियों में संविधान का दुरुपयोग भी दिखाई देता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें दिखाई देता है कि कभी भी जो है सबके अधिकार समान हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली जो बनी है वह वोट बैंक पर बनी हुई है। तो जब तक एक संविधान सभा नहीं बन जाती है जिसको संविधान संशोधन के अधिकार प्राप्त हो, तब तक मुझे लगता है कि किसी के भी अधिकार समान नहीं होंगे, क्योंकि संविधान सभा को कोई पेमेंट तो मिलनी नहीं है। तो जब पेमेंट मिलनी नहीं है, कोई लाभ मिलना नहीं है, तो लूट लूट खसोट की जो प्रक्रिया है वह बंद हो जाएगी। और लूट खसोट की प्रक्रिया होती कहां से है? तो वो इसी तरह से होती है कि सबके अधिकारों को विषम रखा जाए, सबको असमान अधिकार दिया जाए, वर्ग संघर्ष वर्ग विद्वेष पैदा किया जाए और उसके आधार पर जो है भ्रष्टाचार को जो है बढ़ाया जाए। कल मेरी यही एक चर्चा चल रही थी मेरे मित्र के साथ कि हमारा जो संविधान है वह तंत्र के अधीन है। ये भले ही आपस में सभी विषयों पर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हों, लेकिन जब बात आती है इनके वेतन बढ़ाने की, जब बात आती है इनके सुख सुविधाओं को बढ़ाने की, तब यह सभी एकजुट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान इनके नियंत्रण में है। जब संविधान सभा हो जाएगी और संविधान सभा समाज के अधीन रहेगी, तब ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, तब मनमाना वेतन नहीं बढ़ा पाएंगे, तब वर्ग संघर्ष नहीं पैदा कर पाएंगे, तभी वास्तव में ये संविधान बन पाएगा। और इसीलिए समान नागरिक संहिता जब तक लागू नहीं होती है, तब तक यह संविधान ना होकर के विषम विधान या बहुविधान ही कहलाएगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी बताएं। हेलो। हेलो। जी हाँ बताइए। बताइए। सभी विद्वत साथियों का सादर अभिवादन है। आज का जो आदरणीय ने विषय को रखा है, संविधान को का विषय रखा गया है, तो जो संविधान है, यह संविधान विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्रों में, चाहे संविधान का स्वरूप जैसा भी हो, लेकिन एक दस्तावेज के रूप में एक व्यवस्था जो है संविधान के माध्यम से बनाया जाता है, जिससे कि जो उस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति के रूप में है या परिवार के रूप में है, समाज के रूप में है, तो इनको जो है, चाहे वह किसी राष्ट्र में केवल व्यक्ति समाज को मान्यता दे या किसी राष्ट्र में किसी व्यक्ति धर्म समाज को मान्यता दे या किसी राष्ट्र में व्यक्ति समाज परिवार को सबको मान्यता दे, लेकिन मूल रूप से व्यक्ति है, तो व्यक्तियों की किस प्रकार से उनके मूल अधिकार का क्या व्यवस्था हो,
उनके मूल अधिकारों का किस प्रकार से उनको न्याय सुरक्षा मिले, उनको जन भागीदारी कार्य में, जन कल्याण कार्य में उनको क्या अधिकार हो, व्यक्तियों का क्या कर्तव्य हो, क्या दायित्व हो, उस दस्तावेज में इन सब की व्याख्या रहती है। तथा जो तंत्र बनता है, या सरकार बनता है या राज्य बनता है, तो उनकी जो है क्या अधिकार होगा, वो तंत्र व्यवस्था किस प्रकार से बना है। जैसे अधिकतम जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनमें हम देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में व्यवस्था बनती है। और कहीं जो है तानाशाह के रूप में है तो वहां पर दूसरा तरह का व्यवस्था बनता है। कहीं धार्मिक तानाशाही है तो वहां का दूसरा तरह का व्यवस्था बनता है। कहीं पूंजीपतियों का वर्चस्व है तो वहां का व्यवस्था दूसरा तरह का है। लेकिन जब हम अपने राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो हमारा राष्ट्र में जो है, इस जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था बनी है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था बनी। विधायिका जो है वो संविधान के अनुसार कानून बनाने का, जो भी वर्तमान समस्याएं हैं उन पर नियंत्रण के लिए, उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कार्यपालिका जो है उन कानूनों का समाज में लागू करता है और उसकी जो कानून का अवहेलना करता है उसको भाई पकड़ता है और फिर उसको न्यायालय को सुपुर्द करता है। न्यायालय जो है संविधान के मुताबिक उसका जो है दंड का व्यवस्था करता है और फिर कार्यपालिका के जो भी सदस्य हैं उनको पालन करते हैं। ऐसी व्यवस्था अपनी बनाई गई है। लेकिन इस व्यवस्था में जो संविधान में कहा गया है, वैसे तो लोकतांत्रिक संविधान जो है, जहां से कि संविधान को का कुछ कानून व्यवस्था अनुच्छेद लिया गया है, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा का ही जो बनाया गया दस्तावेज है उसी को संविधान के रूप में सारी चीज, प्रजा का इसमें महत्व, लोक का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन जो संविधान आज हमारा है उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब लोक के द्वारा तंत्र को बनाया गया है और उसमें जनता का राज्य जो है, जनता का जो लोक के द्वारा बनाया गया तंत्र है, वो जनता के लिए कानून वगैरह बनाएगा, जैसा भी और कहेंगे। और क्या है, समाजवाद है। मतलब समाजवाद का मतलब है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, समान व्यवस्था होना चाहिए
अगर कहीं ऊंच नीच है तो उसको समानता के नजदीक में पहुंचाने का कोशिश किया जाए। और धर्मनिरपेक्ष का व्यवस्था है, किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। ये सब जो है संविधान के मूल में है, तथा व्यक्तियों के मूल अधिकार की रक्षा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी ना करे। ये सब जो है संविधान के मूल भाव में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम व्यवस्था में देखते हैं तो किसी को विशेषाधिकार दिया जा रहा है, मुस्लिम लॉ लागू हो रहा है, तो हिंदू कोड भी लागू हो रहा है, कहीं तुष्टीकरण लागू हो रहा है, कहीं आरक्षण लागू हो रहा है। तो संविधान में कई प्रकार की बहुअर्थी और द्विअर्थी शब्द हैं, जिनके आधार पर नागरिकों की जो मूल अधिकार है पर भी जो है कि धक्का लग रहा है। तो ये सारी जो संविधान में जो बना हुआ है, संविधान का 12 अनुसूची और 22 भाग था, जो अब 25 भाग हो गया है, 395 अनुच्छेद हैं। इन सब में भी कई फेरबदल जो है तो हो करके और संविधान का रूप जो है बदला हुआ है। अब कानून जैसे जो है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बनाना है, वही वो कानून भी सरकार को संविधान के दायरे में रहकर ही बनाना पड़ता है। अगर संविधान के दायरे से बाहर होकर के अगर कोई कानून बनता है या मूल अधिकार के उल्लंघन का कोई कानून बनता है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। राष्ट्रपति ऐसे सम्मानित पद पर भी आक्षेप जो है तो लगाते हैं, लेकिन जैसे जबकि जनमानस के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मानित और सर्वोच्च व्यक्ति है, उस पर किसी प्रकार का किसी को कोई भी जो है टिप्पणी करने का और किसी प्रकार का आलोचना करने का वैसा अधिकार नहीं है। उस पर करने से केवल राष्ट्र में नहीं, विश्व में जो है अपने राष्ट्र की छवि पर धूमिल होती है। लेकिन आज ऐसा चल रहा है। अब जो हमारी व्यवस्था है तो हमारी व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि इसको जो है हम जो समझते हैं कि दो भागों में जैसे बांटा जाता है कि भाई अगर नागरिक का, व्यक्ति का, परिवार, समाज की जो व्यवस्था है वो दो व्यवस्था है। एक जो व्यवस्था है वो कानून, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था है, और दूसरी जो व्यवस्था है वो जन कल्याण की व्यवस्था है। तो हम जहां तक समझते हैं कि जहां तक न्याय और कानून की व्यवस्था है और अपराधियों से समाज की सुरक्षा की व्यवस्था है, तो उसमें सरकार को या तंत्र को अधिकतम अधिकार मिलना चाहिए, ताकि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हों उन पर वह कड़ा कानून और वो अधिकार के तहत उनको कंट्रोल कर सके और अपराध को जो है नियंत्रित कर सके। लेकिन इसमें जो है वो पब्लिक को जो है, व्यक्ति को, उसको न्यूनतम अधिकार मिलना चाहिए। वो हमारे समझ में आता है
कि अगर व्यक्तियों को ज्यादा अधिकार मिल जाएगा तो जैसे ही अपराध करेंगे ही तो किसी न किसी प्रकार से कोर्ट में जाकर और अपने अधिकार का प्रयोग करके और अपराधी छूट जाएंगे। इसलिए इनको न्यूनतम अधिकार मिलना चाहिए। और जहां तक जन भागीदारी और कल्याण का कार्य है उसमें सरकार को न्यूनतम अधिकार मिलना चाहिए, कम अधिकार मिलना चाहिए। और व्यक्ति को, समाज को, इनको जो है सो ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। इसमें सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसको कम अधिकार मिलना चाहिए और समाज को अधिक अधिकार मिलना चाहिए, ताकि जो है आज जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है या न्याय सुरक्षा नहीं मिल रहा है, केवल जन कल्याण के कार्य में लगा हुआ है, जनहित की बातों में लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है उसमें उनको आर्थिक लाभ है, उसकी लूटपाट मची हुई है। और जब वो जनता के हाथ में चला जाएगा, समाज के हाथ में अधिकतम अगर उसमें अधिकार मिल जाएगा तो फिर इनको जो है आर्थिक रूप से उसकी आमदनी नहीं हो पाएगी। आज इसकी भी लड़ाई जो है तीनों में सरकार के जो तंत्र है में चल रहा है, उसका बुरा प्रभाव जो है वो समाज पर भी पड़ रहा है। आज जो है सरकारी नौकरी के लिए या तंत्र में किसी भी प्रकार से घुस करके और भ्रष्टाचार या ब्लैकमेल करके अधिकतम आर्थिक लाभ लेने का ही लड़ाई चल रहा है हर एक जगह। और जहां आर्थिक लाभ का होता है वहां विपक्ष और पक्ष सब एक हो जाते हैं और पब्लिक जो है बेवकूफ बनती है। ये जो समस्या है आज की, हमको जो समझ में आता है ऐसा है। और जो बाकी जो बातें हैं उसको और हमारे साथी जो हैं कुछ समझाएंगे सब कि क्या है। मैं अपनी बात कहीं पर विश्राम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। चौथा पॉइंट जो है राज्य द्वारा कानून निर्माण संविधान के दायरे में। तो राज्य में जो भी है विधानसभा या विधान परिषद, मतलब ये विधानसभा और विधान परिषद में जो भी मतलब राज्य के विकास के बारे में कानून बनाते हैं या अपराधियों को दंड देने के विषय में कानून बनाते हैं, वो कानून इनके संविधान के दायरे में ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भारत में है करीब 32-33 राज्य हैं और सभी राज्यों में अपनी जो विधानसभा हैं, विधान परिषद हैं, प्रत्येक राज्य में संचालित हैं। मतलब इलेक्शन जीतने के बाद विधानसभा, मतलब विधानसभा जहाँ बैठती है और विधान परिषद के भी इलेक्शन होते हैं, विधान परिषद। तो इस तरह से जो है जो भी मतलब कानून का निर्माण करते हैं विधायिका, तो इस तरह से हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो राज्य व्यवस्था है, मुख्यमंत्री के अंडर में जो भी कार्य होता है, जो भी मतलब विधायक विधान परिषद में बैठकर वो मतलब कानून बनाते हैं, वो कानून केवल राज्य स्तर, मतलब राज्य स्तर में ही राज्य के स्तर के ही दायरे में होते हैं, ना कि देश स्तर में। राज्य के विषय में ही सोचते हैं, कहाँ कहाँ विकास करना है, कहाँ किन क्षेत्रों में मतलब कहाँ पुल का निर्माण करना है, कहाँ रेलवे लाइन का निर्माण करना है। तो वो राज्य के दायरे में होता है, ना कि देश के उसमें देश के दायरे में। देश के मतलब दायरे में पूरा देश का संचालन तो केंद्र से ही होता है, जहाँ मतलब संसद बैठती है। सांसद वो देश के बारे में मतलब अपने अपने क्षेत्रों के बारे में, विकास के बारे में बात करते हैं और कानून भी बनाते हैं। लेकिन राज्य जो है
वो जो भी कानून बनाते हैं वो संविधान के दायरे में ही कानून बनाते हैं। अपने राज्य के विकास के बारे में ही कानून बनते हैं, किस तरह से राज्य का विकास हो, किस तरह से मतलब जनता सुरक्षित रहे, अपराधियों को दंड मिले, शिक्षा में सुधार हो। जो भी मतलब नियम कानून बनाएंगे वो राज्य स्तर के ही होंगे। बस इतना ही बोलूंगा। हम बाकी के लोग साथी बताएं। अपने कुलदीप गुप्ता जी हैं, शायद कहाँ के रहने वाले हैं भाई, मैं पहचाना नहीं हूँ। और ये बल ये बलरामपुर के ही हैं, हमारे मित्र हैं। अच्छा, बलराम जी हैं। तो कोई हाँ, भी बात बलरामपुर के हैं मेरे। अभी उनको बोलनी होगी, हाँ, नहीं, बात मैं बतला बोलनी दिया हूँ होगी, उनको। तो उनको इनका परमिशन। नंबर जो है मैं लास्ट में भेज दूंगा। आया इनको ठीक। जोड़ दीजिएगा ग्रुप में। जी हाँ मैं जोड़ दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। चलिए और बताइए कोई। बाबा जी आपका बोलना हो गया। नहीं नहीं, आप बताइए पहले। मैं भूल गया था बाबा जी जुड़ना, मैं अभी जुड़ पा रहा हूँ। बाबा जी रख देंगे, अगर किसी की बात है तो पहले साथी अपनी बात रख सकते हैं। बताइए, अभी तो बहुत लोग नहीं बोले हैं। विपिन जी, राजेश जी, माता प्रसाद जी, बहादुर जी, श्रीकांत जी, कोई भी साथी शुरू करें। जी भैया, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जी राजेश बताइए। प्रजापति। सभी को नमस्कार। जैसे मेरा ये कहना है कि जैसे तंत्र जो है, तंत्र के ऊपर तो संविधान रहना चाहिए, लेकिन है संविधान तंत्र का गुलाम। काफी बात जो मोहन भैया का है वो लगभग मैं सभी बात से सहमत हूँ। मेरा भी यही सोच है। थोड़ा सा अलग ये है कि आज के समय में जो तंत्र में लोग बैठे हुए हैं, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, पूरा देश पर शासन यही कर रहे हैं। आम आदमी काम जी खा रहा है बस, और कुछ कर नहीं पा रहा है। बड़े बड़े पद भी, बड़े बड़े लाभ के जो पद हैं, या राजनीतिक पद हो, या कार्यपालिका में पद हो, या न्यायपालिका में हो, वो भी घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके यही लोग उस पद को प्राप्त कर रहे हैं। छोटे स्तर से यदि 2%, 5% व्यक्ति चले गए तो चले गए, उनको प्रचारित कर दिया जाता है। नहीं तो सारा जो लाभ का पद है सेटिंग करके या पैसा लेकर इन्हीं लोग पा रहे हैं, और इन्हीं लोग देश पर शासन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो राजनीतिक दल के भी लोग ही बड़े बड़े ठेकेदारी कर रहे हैं, और ठेकेदार व्यक्ति ही चुनाव लड़के राजनीतिक पार्टी में आ रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति राजनीतिक दल में कहाँ आ पा रहा है, आ ही नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि आज के समय में जैसे बहुत सारे नियम कड़े बन गए कि नौकरी के नाम पर घूस नहीं लेंगे, लेकिन अभी तो ये देखा जा रहा है कि ट्रांसफर के नाम पर काफी रकम लिया जाता है, फिर ट्रांसफर रोकवाने के नाम पर लिया जाता है, फिर पैसा नहीं मिलता है तो जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो पैसा सीधे मंत्री तक पहुंचता है। इसी प्रकार कार्यपालिका, न्यायपालिका सब मिलजुल कर देश को खा रहे हैं। साधारण इंसान ऐसी बैठा हुआ है। साधारण इंसान तभी जब आएगा जब संविधान सभा बनेगी और कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू होगी, और आर्थिक विषमता के लिए भी केवल कहा न जाए, ठोस कदम उठाया जाए। अभी ऐसा शासन के द्वारा किया जाता है कि दिखने में तो लगता है कि बड़े लोगों से टैक्स लेकर छोटे लोगों को बांटा जाता है, लेकिन सब गड़बड़ सड़बड़ मामला है। बड़े ही बड़े बन रहे हैं, छोटे 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 ही रह जा रहे हैं। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए, राजेश प्रजापति जी ने जो कहा उसका एक पॉइंट में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका साधारण सा जो अर्थ है वो ये है कि यह लोकतंत्र का दस्तावेज न होकर के लूटतंत्र का लिखित दस्तावेज हो गया है। बाकी के साथी बताएं। एक बात और बताइए ब्रजेश जी, जी बाबू जी। कि लोकतंत्र जो शब्द है, जी ये एक शब्द है कि लोक और तंत्र का को मिलाकर बना है?
बाबूजी दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग है ना? दो अलग अलग हैं, दोनों को मिला के लोकतंत्र बना है। तो मेरा भी यही मानना है जी कि लोकतंत्र, लोक और तंत्र, जी इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। जी। चलिए आगे बताइए और लोग। बाकी के साथी बताएं। सभी उपस्थित साथियों को सादर नमस्कार। मेरा विचार जो है थोड़ा सा अलग है। संविधान किसके लिए? तो 4 सोपान मुझे दिखाई देते हैं: व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र और समाज। अब इन सब के लिए नियमों का एक संकलन संविधान कहलाया। व्यक्ति के कुछ अधिकार, तो संविधान में नियम कैसे बने? बात है यही। तो संविधान हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र और समाज के स्वाभिमान को, अर्थात उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए व्यक्ति को उसकी कौशल, दक्षता, योग्यता, स्थान, समय के अनुसार अधिकार प्रदान करता हो। इसमें समानता का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की कौशल अलग अलग हैं, दक्षताएं अलग अलग हैं, उसके पास जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं। तो उसी हिसाब से समानता तो ना कभी रही है और ना आगे कभी रहेगी। बात है केवल एक कि जो भी नियम हमारे बने हों वो पारदर्शी हों, उनमें स्वच्छता हो। अगर स्वच्छता नहीं होती है तो निश्चित रूप से उनका दुरुपयोग जो धूर्त व्यक्ति हैं वो करते ही रहेंगे। और आज के संविधान में व्यवस्था ही ऐसी धूर्तों ने की है कि उसमें स्वच्छता और पारदर्शिता की तो बात होना संभव है ही नहीं, क्योंकि उसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और उस हिसाब से जो चालाक व्यक्ति हैं वो उन शब्दों का अपने स्वार्थ के लिए निहित जो अर्थ उनके हित के लिए उपयुक्त बैठता है, उचित बैठता है, उस हिसाब से उसकी व्याख्या करके और अपना हित को साधने में कामयाब हो जाते हैं। तो संविधान में तो यही चीज है कि ये हमारी नीयत पर निर्भर करता है कि नियम तो बना दिए लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन तंत्र को करना है। तंत्र में कितने साफ, स्वच्छ और अपने आप को सत्य के साथ खड़ा करने वाले लोग हैं, उनकी नीयत पर निर्भर करता है। नीयत कैसी है उसी हिसाब से। तो इसमें ना तो संसद सर्वोपरि है ना संविधान सर्वोपरि है, इसमें समाज ही सर्वोपरि है। जिसलिए इसका सबसे पहले आता है लोक, फिर आता है तंत्र। लोक के द्वारा जो अपने लिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने का विधान बनाया है वही सर्वोच्च है। तो समाज सर्वोच्च है, उसको पालन करने वाले नियम बनाए हैं। अब तंत्र उनको अगर ठीक तरीके से पालन नहीं करता है तो ये तंत्र की गलती है, संविधान की नहीं, न ही समाज की। संविधान तो सभी के लिए है, चाहे राज्य हो, चाहे राष्ट्र हो,
चाहे समाज हो, क्योंकि समाज ही बनाने वाला है, क्योंकि उसने ही अपने प्रतिनिधि उसको बनाने के लिए भेजे। अर्थात वहां तो समझौते की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कहीं दो पक्षीय, जब हमारे नियमों में कहीं द्वयर्थी या बहुअर्थी शब्दों का समावेश होता है, तभी आपस में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और मतभेद होते हैं। तो वहां समझौते की आवश्यकता पड़ती है। जब सुचता है, पारदर्शिता है, तो समझौते की आवश्यकता नगण्य होती है। राज्य अपने कानून क्यों बनाएगा? जब समाज ने एक विधान बना दिया है, तो राज्य का तो दायित्व ये है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू सही तरीके से करे। केवल इतनी सी बात। बाद बाकी राजेश जी ने जितनी बातें बताई, गुप्ता जी ने जितनी बातें बताई, सहमत हूं उससे। ये सारी की सारी गलती है अपने दायित्वों के निर्वहन न करने का कारण। सब अपने अधिकारों की तो चिंता करते हैं, लेकिन आज तक हमारे पूरे देश में अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील कौन व्यक्ति है जो आगे बढ़ के कि हाँ भाई ये दायित्व तो हमारा था, इसमें असफलता के ये कारण है, ऐसा बताने वाला ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ना ही कोई तंत्र का बड़ा पदाधिकारी है, ना ही समाज का कोई मुखिया है। कोई भी आगे नहीं आता है कि वो अपने, क्योंकि जो दायित्व लेने वाले हैं वो छोटे लोग हैं, अर्थात निचले स्तर के लोग हैं। और जब भी कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी उद्घाटित होती है, बाहर निकलती है, तो उसमें कोई ना कोई छोटा कर्मचारी ही बलि का बकरा बनता है और उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन उसके पीछे हकीकत में, वास्तविकता में जो लोग होते हैं वो साफ साफ बच जाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में बहुअर्थी शब्दों का अधिकतम प्रयोग है। तो ये मेरे विचार से आज का विषय मुझे जहाँ तक समझ में आया इतना ही है। इसके साथ और लोग इसकी बेहतर तरीके से व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माता प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। बताइए, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी, अगर कोई बात विषय से हटके भी यदि कोई आपके साथी लोग बोलना चाहे कोई, तो बोल सकते हैं आचार्य जी आप, क्योंकि लगता है यात्रा में है वो। जी हो सकता है। बाकी के साथी बताएं। और ज्ञानेंद्र जी तो यात्रा में होंगे। जी बाबा जी। चलिए, और कोई बात किसी को कहनी हो तो चलिए, तब तक हम ही कुछ रख देते हैं। जी बाबा जी। शब्द मैंने क्लियर किया आपको कि लोकतंत्र, लोक और तंत्र, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। लोक और राज्य नहीं, लोक और तंत्र। तो तंत्र के तो तीन भाग हैं। तंत्र के अंदर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों को मिलाकर हम तंत्र कहते हैं। ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है। संविधान, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है? ये तंत्र अगर मनमानी करने लग जाए तो तंत्र को नियंत्रित कौन करेगा? लोक तो कर नहीं सकता है, क्योंकि लोक का तो कोई एक अलग कोई ढांचा नहीं है।
लोक का मतलब हुआ 140 करोड़ व्यक्तियों का समूह। तो लोक कैसे नियंत्रित करेगा? तो तंत्र को नियंत्रित करने के लिए लोक के द्वारा एक संविधान बनाया जाता है। मालिक कौन है? मालिक है लोक, मैनेजर है तंत्र। तो मालिक और मैनेजर, मालिक अपने मैनेजर को बार बार हर मिनट में तो आदेश देगा नहीं। तो मालिक ने मैनेजर को पूरा पावर दे दिया, तुम जो चाहो सो करो, लेकिन तुम्हारा पावर इतना तक सीमित रहेगा बस। इससे ज्यादा तुम बिना पूछे नहीं कर सकते हो। हम लोग भी अपने यहाँ ऑफिस में हम लोग पावर दे देते हैं, नहीं चलिए एक सब छोटे मोटे खर्चे आप करिएगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये नहीं है छोटे मोटे खर्चे आप करिएगा, सब बड़े नहीं। तो हम उनको एक लिमिट बता देते हैं कि भाई इतना तक आप खर्चा करिएगा, इससे ज्यादा कोई बड़ा खर्चा आएगा तो हमको बताइएगा। लिमिट बता देते हैं। हम एक पहरेदार रखते हैं तो पहरेदार को बता देते हैं कि भाई तुम इस लिमिट में ही रोक सकते हो। अगर कोई खास आदमी आवे, हम लोग का विशेष परिचित हो, आके तुम बताओ। ये तो हमेशा का नियम है कि मालिक और मैनेजर के बीच में एक सीमा रेखा होती है। यही सीमा रेखा जो है यही संविधान है। तो संविधान की जो परिभाषा आपको ब्रजेश जी ने बताई, बिल्कुल ठीक बताई। एक बात आपको और बताएं कि समाज और व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? समाज कोई व्यक्ति से अलग तो है नहीं। तो अंतर केवल इतना ही है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्ति है तब उसे कानून का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों न हो। संविधान बनाने वाला भी क्यों न हो। जिसने संविधान बनाया है, तो संविधान बनाया किसने? 140 करोड़ व्यक्तियों ने। तो जब वे व्यक्ति हम हो जाते हैं, उनकी जो स्थिति है वो व्यक्ति तक नहीं रहती है, तब वो व्यक्ति संविधान निर्माता हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति अनियंत्रित न हो, यह जिम्मेदारी किसकी है? तंत्र की। तो तंत्र कैसे रोकेगा उसको? तो तंत्र रोकेगा कानून से। तो संविधान जो बनाया गया है वह लोक के द्वारा बनाया गया है तंत्र पर नियंत्रण के लिए। बस एक ही काम है उसका, बाकी कोई काम नहीं है। संविधान लोक के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान तो लोक ने बनाया है। संविधान नियंत्रित किसको करेगा? तंत्र को। अब
तंत्र बनाएगा कानून, जैसे लोक ने बनाया संविधान। लोक ने बनाया संविधान तंत्र को नियंत्रित करने के लिए, और तंत्र कानून बना रहा है व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, वो दो ही के बीच तो है, व्यक्ति और लोक। लोक व्यवस्था करता है कि व्यक्ति उद्दंड न हो, और जब व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है तब वो संविधान बनाता है, और व्यक्ति जब इंडिविजुअल रहता है तो वह संविधान का पालन करता है। और संविधान माने कानून। ये चूंकि व्यक्ति और लोक ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, लोक में ही व्यक्ति भी है, और वही व्यक्ति ही मिल करके लोक बनाते हैं। ये दोनों के बीच में बिल्कुल संबंध है, एकदम। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जैसे मुर्गी और अंडा। फर्क आप कर ही नहीं सकते ज्यादा, वही स्थिति है। मुर्गी और अंडे में कौन महत्वपूर्ण है ये आप बता ही नहीं सकते कभी भी। उसी तरह व्यक्ति और लोक, इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो लोक है वो व्यक्ति का मालिक नहीं है। यहां आप दिमाग में रखिएगा एक बात कि लोक व्यक्ति का मालिक नहीं है, संरक्षक है। लोक, इसका मतलब ये हुआ कि लोक भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। व्यक्ति को जो फंडामेंटल राइट है, प्राकृतिक अधिकार, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति प्रकृति के द्वारा बना है, और ऐसे प्रकृति के द्वारा जो 140 करोड़ लोग बने हैं भारत में, इन 40 करोड़ लोगों ने मिलकर के लोक बना दिया। ये बड़ा हमारे भाई टेढ़ा मेढ़ा है मामला, और इसलिए मैं अपनी समझ से जो हूं बता रहा हूं, फिर कोई गलती होगी तो आप लोग बताइएगा। इस तरह संविधान बनाता है लोक, और लोक को बनाता है व्यक्ति, और व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देता है लोक। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति लोक में शामिल होता है, और लोक प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी देता है तंत्र के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं। तो तंत्र के माध्यम से सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, और तंत्र को कहीं तंत्र ही उच्छृंखल उद्दंड न हो जाए, क्योंकि तंत्र मालिक तो है नहीं, मैनेजर है। तो मैनेजर के अधिकारों की सीमा निर्धारित करने के लिए है कानून, नहीं संविधान। और व्यक्ति के अधिकारों की सीमा तय करने के लिए है कानून। ये दोनों के बीच में इस तरह का संबंध है। अब एक प्रश्न उठा कि संविधान और तंत्र, इन दोनों में ऊपर कौन है? ये तो
साधारण प्रश्न है, इसका उत्तर तो सब लोगों ने दिया भी है कि कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मालिक से मैनेजर ऊपर हो जाए, होता ही नहीं है कहीं। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तंत्र ने अपने को लोक कहना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया। तंत्र ने यह घोषणा कर दी कि हम ही लोक हैं, मतलब लोक माने समाज। तो तंत्र ने यह कहना शुरू कर दिया कि समाज हमसे नीचे है, तो समाज ही बेचारा नीचे हो गया तंत्र से। उन्होंने ये प्रचारित कर दिया। यह जो प्रचारित किया गया, इस प्रचार का दुष्परिणाम बहुत हुआ। तो अब तंत्र ने क्या किया कि इस प्रचार के साथ उसने यह भी घोषित कर दिया कि हम लोक के कस्टोडियन हैं। तो तंत्र जो है वह लोक का कस्टोडियन हो नहीं सकता। तंत्र व्यक्ति का कस्टोडियन हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का हो सकता है। और इसीलिए अब समय आ गया है दुनिया के लिए, केवल भारत का प्रश्न नहीं है, यह भ्रम सारी दुनिया में फैलाया गया है। जब लोकतंत्र शुरू हुआ उस समय भी पता नहीं क्या स्थिति थी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब समय आ गया है इस बात का कि व्यक्ति और लोक, इन दोनों को अलग अलग किया जाए। समाज सर्वोच्च है, तंत्र समाज का मैनेजर है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सरकार हूं, तो गलत है। वो अपने को सरकार कह नहीं सकता। शासक तो है तंत्र, व्यक्ति है शासित। अब यहां शासित शब्द है, मालिक और गुलाम नहीं है, क्योंकि मालिक और गुलाम का संबंध अलग हो जाता है। शासक और शासित, तो तंत्र है शासक, व्यक्ति है शासित, लोक है मालिक, और मालिक के सामने तंत्र है मैनेजर। हो गया। मैंने आपको कभी बताया होगा कि एक हमारा लड़का अगर कलेक्टर बन गया, कलेक्टर ऑफिस में अगर हम जाएंगे तो कलेक्टर के सामने खड़े रहेंगे, वो कुर्सी पर बैठा रहेगा और हम खड़े रहेंगे। और वही कलेक्टर लड़का जब हमारे घर में आएगा तो हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे और वो लड़का जमीन में बैठेगा। हम उसको पारिवारिक मामलों में डांट भी सकते हैं, और सरकारी मामलों में वो अपने ऑफिस में हमको डांट सकता है। इसमें तो दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, तो वह सीमा समझनी चाहिए, व्यक्ति को भी, लोक को भी, कानून को भी, संविधान को भी। और ये सारी गड़बड़ व्यक्ति नहीं कर रहा है,
लोक नहीं कर रहा है, तो सारी गड़बड़ कर रहा है तंत्र। इसलिए अब धीरे धीरे समय आ गया है कि हम लोग इस सच्चाई से तंत्र को अवगत कराएंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आगे आप और चर्चा को आगे बढ़ाइए। बाकी के साथी बताएं। जी एक पॉइंट जो है जी बताइए। इसमें इसमें अपने चर्चा में जो है उस पे मेरा एक प्रश्न है कि इसमें जो कहा गया है कि संविधान जो है वो राज्य और समाज के बीच का द्विपक्षीय समझौता है। यदि समाज के लोगों ने ही राज्य का निर्माण किया है और समाज के ही लोगों ने संविधान का निर्माण करके राज्य को सौंपा है, तो फिर ये द्विपक्षीय समझौता हुआ कैसे? देखिए, द्विपक्षीय समझौता ऐसे है जैसे आपने किसी को नौकरी पर अपॉइंट किया है। आपने नौकरी पर अपॉइंट किया है तो आपने उसका कुछ समय निर्धारित किया है, कुछ वेतन निर्धारित किया है, वो छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए आपका साल भर में कोई अप्रेजल नहीं हुआ, तो आप बैठ करके स्ट्राइक करेंगे या फिर आपके पास विकल्प है कि आप छोड़कर चले जाएंगे। तो जॉब क्या है? द्विपक्षीय समझौता है। मेरी स्वतंत्रता है, मैं उसको छोड़ सकता हूं, लेकिन जब तक रहूंगा तब तक मुझे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जो मेरा जो मालिक है वो चाहे तो मुझे मेरा वेतन बढ़ा सकता है, सामान भी रख सकता है, जो चाहे वो रखे। अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। यानी व्यवस्था कोई और व्यक्ति धारण कर सकता है, कोई ले सकता है। वो अगर छोड़ देंगे तो हम किसी और को बैठा देंगे, कोई भी नौकर हो, लेकिन हम उस नौकर के मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर रहे हैं। जैसे गुलाम और नौकर में अंतर है। जो जो संसद है हमारी, या जो तंत्र है, तंत्र हमारा गुलाम नहीं है। तंत्र हमारा प्रबंधक मान लीजिए, नौकर मान लीजिए। तो वो प्रबंधक हटेगा तो हम किसी प्रबंधक को दूसरे प्रबंधक की नियुक्ति कर देंगे। यही द्विपक्षीय समझौता है। अर्थात हम अधिकार तय करेंगे, उन अधिकारों पर करना चाहे तो करे, ना करे तो वो हट जाए, हम किसी और की नियुक्ति कर ले। यही द्विपक्षीय होता है। नहीं, इसमें तो ये प्रश्न का कुछ, क्योंकि इसमें राज्य की बात की गई है तो आप राज्य को ऐसा नहीं कह सकते हैं अभी कि अभी यह स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि यह मालिक और नौकर के बीच का संबंध नहीं है। अभी तो पूरी तरह से संविधान ही उनके अधीन है। तो जब संविधान उनके अधीन है तो आप उनके अधिकारों की सीमा रेखा तय नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप संविधान, वो कहते हैं, अधिकारों की सीमा रेखा तय नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर आप उनकी नियुक्ति भी नहीं बदल सकते हैं। आप जिसको लाएंगे वही भ्रष्ट हो जाता है। नियंत्रण तो मालिक के हाथ में ही होना चाहिए। देखेंगे, चूंकि मुनि जी का इसमें विचार है जी तो मुनि बाबा जी जी क्या थोड़ा इसमें रहती है? बताएंगे इस विषय में। चलिए और बताइए कोई। देखिए, ये जो विपिन जी ने सवाल उठाया है, जी बाबा ये जी। मेरे दिमाग में वर्षों तक रहा है कि भाई ये द्विपक्षीय समझौता कैसे माना जाए। अंत में मैंने ये महसूस किया कि इसको द्विपक्षीय समझौता ही मानना चाहिए। अगर हम उसको आदेश मानेंगे केवल, तो फिर आदेश कौन देगा? संविधान तो आदेश देता नहीं है। तो संविधान है तंत्र और लोक के बीच में। लोक कोई इकाई है नहीं कि लोक को हम मालिक मान लें। अगर लोक को मालिक मानेंगे तो फिर सारा लोक मिलकर के आदेश देगा। तो इसको द्विपक्षीय समझौता ही मानना उचित है। इसको मालिक और नौकर के समान यानी मानने में कठिनाई है। भले ही माना भी जा सकता है, लेकिन कठिनाई है। बाबा जी, स्थिति ये है कि लोक और तंत्र में, लोक और तंत्र को अगर हम लोक को मालिक भी मान लें और तंत्र को नौकर ना मान के प्रबंधक भी माने,
तो भी हमको ये हाँ ध्यान रखना चाहिए कि वो गुलाम नहीं है। नौकर और गुलाम में अंतर है। गुलाम के साथ एक पक्षीय समझौता होता है और प्रबंधक के साथ और नौकर के साथ द्विपक्षीय समझौता होता है। तो तंत्र को हम लोग अपना गुलाम नहीं मान सकते हैं। गुलाम मानेंगे तब एक इसी पर लंबे समय तक चली है चर्चा। जी, गुलाम मानेंगे तब एक आगे पक्षीय समझौता माना जाएगा। आगे भी अगर इस पर कोई और लंबी चर्चा होगी तो कभी इस पर और जी, सोच सकते हैं। भाई जो सबका विचार होगा उस पर सोचेंगे इस बाकी के साथी विषय। बताएं। जी, आज पवनजय जी को अगर कुछ कहना हो तो बताइए। बताइए भाई और कोई श्रीकांत जी। बाबूजी, एक बात जो मोहन गुप्ता जी ने जो कही, तो उन्होंने कानून के संबंध में बात रखी। तो मुझे लगता है कि जब कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है, तो उस समय जो तंत्र है वो पहले संविधान संशोधन करता है, फिर कानून को पारित कर देता है। अगर अपने हित में उन्हें कोई कानून बनाना है और वो संविधान के विरुद्ध जा रहा है, तो संविधान भी उन्हीं के नियंत्रण में, पहले संविधान बदल देंगे फिर कानून बदला जाएगा। ये तो प्रश्न आएगा ही। अभी आपका तो विषय बहुत लंबा है ना, कई दिन चलेगा। जी, इसमें तंत्र से आपका क्या मतलब है? क्या प्रश्न है श्रीकांत जी का? तंत्र का क्या मतलब है? तंत्र का मतलब है नहीं नहीं, बरजेश राज जी से पूछ रहा हूं मैं कि अभी आपने तंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है कानून बदलने के और के सेंस में, तो इसमें तंत्र शब्द से आपका क्या मतलब है? मेरा तो तंत्र का तंत्र मतलब का है मतलब है तीनों इकाइयों का संतुलन, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों का। अगर ये मान लिया जाए, वर्तमान परिभाषा को हम मान लें, तो वर्तमान तो परिभाषा तो तीनों मुझे गलत इकाई दिखाई तो देती है। तीनों तीनों रुकिए रुकिए, हो गया तंत्र मन तीन, तंत्र मन तीन हो गया। तो तीन इकाई तो इसमें काम करता नहीं है, ये तो कानून बनाने का काम अकेले विधायिका का है। विधायिका भी अगर तो आपके तंत्र के ही अधीन संविधान के है। अनुसार कानून नहीं है या नहीं। इन हाँ, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाए श्रीकांत जी? विधायिका तो अब कोई अधीन है नहीं, विधायिका टॉप ऑफ ऑल है। विधायिका संविधान के अधीन नहीं होगी। तंत्र तो पालिका को कहते हैं ना। नहीं तो तंत्र तंत्र से क्या विधायिका ऊपर होगी? कार्यपालिका है केवल। नहीं नहीं नहीं, श्रीकांत जी एक बात बताइए कि तंत्र जो है, जी ब्रजेश जी ने कहा कि हम्म कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों हम्म के समन्वित स्वरूप को तंत्र कहेंगे, ये ब्रजेश जी ने कहा। नहीं कहेंगे, केवल अकेले तीनों तंत्र के केवल कार्यपालिका है उसको। इन तीनों को मिलाकर क्या चीज कहेंगे? तो, सरकार, राज्य, गवर्नमेंट, क्या कहेंगे तीनों को हाँ, मिलाकर? तीनों को लोकतंत्र डेमोक्रेसी करिए, कहिए लोकशाही कहिए, नहीं नहीं या नहीं नहीं, तीनों को तंत्र मिलाकर आप तंत्र किसी भी तंत्र कभी एक इकाई हो ही नहीं सकती। जब आप कंप्यूटर को बनाते हैं तो कंप्यूटर को इंग्लिश में सिस्टम कहा संविधान जाता के है। अनुसार कार्यपालिका तंत्र है, इंस्टीट्यूशन का संविधान के अनुसार देखिए, वो परिभाषा कार्यपालिका गड़बड़ है, है। स्कूटर है, वो स्कूटर। परिभाषा गड़बड़ है, हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। वो तो वर्तमान परिभाषा है, गड़बड़ है। वो परिभाषा गलत है क्योंकि तो अपनी कार्यपालिका। ओर से कोई परवाह। बाबा जी वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए हाँ मैडम, बताइए बोलिए वैद्यनाथ जी। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम। कि तीनों मिलाकर तंत्र जिसको हम बोल रहे हैं, तो विधायिका को ही मतलब जो कानून बनाएगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका भी चाहिए, और न्यायपालिका भी के उचित अनुचित सही है गलत है का वो फैसला लेती है कि काम सही है कि गलत है। उसका भी वीटो रहता है, न्यायपालिका का वीटो रहता है ना विधान में। तो हाँ, तीनों मिला के ही तो है। तंत्र से न्यायपालिका बाहर भी आप कुछ हस्तक्षेप करती है, कार्यपालिका इम्प्लीमेंट न्यायपालिका करवाती है कानून को।
इसमें क्या बताइए नीता जी का क्या कहना है? तीनों मिलाकर तंत्र ही कहलाएगा। जी नीता जी आप कुछ कह रही देखिए, थी। तंत्र के जो 3 भाग हैं, इसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका परिभाषित कर विधायिका केवल डिफाइन कर सकती है बस। न्यायपालिका उसके अनुसार विधायिका के बनाए गए परिभाषा के अनुसार न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर सकती है, सही और गलत को, लेकिन उस परिभाषा के अनुसार। मतलब न्यायपालिका जो है वो जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ है, न्यायपालिका जस्टिस नहीं है। और विधायिका लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस है, तो न्याय को परिभाषित तो विधायिका करती है। कार्यपालिका न्याय प्रदाता है, न्यायपालिका न्याय प्रदाता नहीं है। ये तीनों के बीच में अंतर करिएगा। बताइए बबलू जी, कुछ पूछना हो तो। हाँ, मैं कुछ बोलना हूँ। अच्छा नीता जी बोल रहे, फिर मैं बोलूंगा। नीता जी आप बताइए पहले। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम बाबा जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, केवल इतना ही बोलूंगी कि जो ये लोकतंत्र जो शब्द है, ये लोक जो शब्द है हिंदी का एक आध्यात्मिक शब्द है जो हमारे अपनी एक सुना। ये कोई केवल इतना ही नहीं है कि एक समाज से ही जुड़ा हो। अब इन्होंने क्या सोच के इसको उठाया होगा, कहीं से इन्होंने संविधान की धाराएं कॉपी की, कहीं की भाषा कॉपी की, कहीं की हमारे भारत की स्थिति को सही से समझा ही नहीं संविधान बनाने वालों ने। तो लोग जो है, सप्त लोक हमारे सनातन धर्म की आध्यात्मिक उसमें आते हैं, वहां से इस शब्द को उठाया गया। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, केवल आम जनमानस ही नहीं, भौतिक जगत ही नहीं, सप्त लोक इसमें समाहित होते हैं। एक बात। दूसरी बात, तंत्र शब्द का जहां तक मुझे समझ है, एक व्यवस्था से मतलब है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ यहाँ की जनता, उस जनता की जरूरतें, उनको कैसे सुविधाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे जो है परिस्थितियां क्या है देश के अंदर, जहाँ पे की व्यवस्था है, तंत्र राजा के द्वारा किया जाने वाली, दी जाने वाली व्यवस्था, वहाँ कब भूकंप आता है, कब आपदा आती है, कैसे आप निपटते हैं, कैसे उस देश की, राज्य की तरक्की होती है, प्रगति होती है, एवरीथिंग, सब कुछ इस तंत्र में समाहित होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसी चीज को इन्होंने, इस शब्द को पकड़ लिया लोकतंत्र, लेकिन व्यवस्था दे दी बाहरी। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहती थी बस बाबा जी। दूसरा कि मुझे जितनी भी बारंबार चर्चाएं होती है, मुझे तो सारी समस्याओं का समाधान बड़ा मुश्किल लगता है। केवल जब तक समान नागरिक संहिता इस देश में लागू नहीं हो जाती है, तब तक मुझे नहीं लगता भारत की किसी भी जनता की सामाजिक और राजनीतिक समस्या का समाधान हो सकता है। जी बोला था। ठीक है जी बबलू जी बताइए। पूछा है एक प्रश्न, बबलू बताते हैं। 1 मिनट। हाँ, नहीं, विपिन जी ने एक प्रश्न पूछा है। बाबू जी, विपिन जी ने नहीं पूछा है, अरे वो विपिन प्रश्न जी ने श्रीकांत जी का प्रश्न है। किया है। बाबू जी, वो श्रीकांत जी की ही बात को लिखे हैं वहाँ। किसकी बात को? श्रीकांत जी की बातों को लिखा है उन्होंने वहां पे। अच्छा, खैर जो भी है, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि तंत्र ये भाग है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों जो हैं ये तंत्र के भाग हैं, तंत्र नहीं।
प्रश्न उनका ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाथ, पैर, सिर ये शरीर के भाग हैं, लेकिन अगर शरीर शब्द ही नहीं रहेगा तो हाथ, पैर और इस तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे? तो जिस तरह एक शब्द है शरीर, उसी तरह से आप मानिए तंत्र। तीनों अगर एक साथ जुड़े, तीनों, तो हो गए तंत्र। और जब तीनों अलग अलग हैं तो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों का अलग अलग है। अब बताइए बबलू जी। मैं दूसरा पैराग्राफ थाम लीजिए, जिसमें यह है कि संसद सर्वोच्च या संविधान। इसमें हमारी समझ के अनुसार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो संविधान संशोधन करने का इनको राइट है, ये संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो जब संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो संसद बड़ा हुआ मेरे हिसाब से, तो कानून बना देंगे। और जो कानून बनेगा संसद में उसके अनुसार न्यायपालिका उस संविधान के अनुसार ही निर्णय देती है। और संविधान संशोधन करने का पावर सांसद लोगों को है। संविधान संशोधन का पावर संसद को कौन दिया? जो जनता से चुन के गए। दिया कौन? संविधान ने। संविधान दिया ना। हाँ, संविधान संशोधन का पावर संविधान दिया। तो संविधान बनाया कौन? अगर 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 संसद ने ही संविधान बनाया तो फिर तो तानाशाही हो गई। फिर तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क क्या होगा? संविधान तो जनता के द्वारा बनाया गया। हाँ, वो संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो यही तो प्रश्न है ना कि अगर संविधान जनता के द्वारा बनाया गया है तो हम मानते हैं, तो संविधान में बदलाव कौन करेगा? तो जनता को करना चाहिए। हाँ, तो बस तो जनता करेगी। यही तो हम लोग भी कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना होगा आगे, तो लोग करेगा, तंत्र नहीं कर सकता है। मगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो हो जाते हैं जो संशोधन करते हैं। नहीं, जनता के चुने हुए लोग जो हैं वो लोग को हम लोगों ने संविधान संशोधन के लिए नहीं चुना है, तो वो कानून बनाने के लिए चुना है। हाँ, तो यानी संशोधन संविधान सभा एक अलग से होनी चाहिए। नहीं, केवल कभी आज तक नहीं पूछा गया स्वतंत्रता के बाद अगर संविधान में कोई संशोधन करना होगा तो तंत्र का माने मैनेजर कैसे कर सकता है? मैनेजर को नियुक्त कौन किया है? मालिक। यही गलत हो गया। बाबा आप देना चाहते हैं कुछ? हाँ, बाबा, संविधान की जो परिभाषा है, भारत के भाग्य विधाता लोगों ने, उनके हाथ में भारत का कमान दिया अंग्रेजों ने। ऐसे लोगों ने भारत के भविष्य के लिए जो विधान बनाया जिससे भारत का भविष्य बने, वो किताब संविधान कहलाई। संसद या संविधान में कौन सर्वोच्च है? संसद और संविधान संसद की आत्मा है। संसद जो है शरीर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों बिना संविधान के संसद कुछ नहीं है, बिना संसद के संविधान का कोई महत्व नहीं है। संविधान राज्य और समाज के बीच का द्विपक्षीय संबंध समझौता है। नहीं, संविधान राज्य और समाज के बीच का द्विपक्षीय समझौता नहीं है। संविधान वह चीज है जिसे भारत के भाग्य विधाता लोगों द्वारा यह भविष्य निर्धारित किया गया कि इसकी मूल भावना के अनुरूप ही कानून बनेंगे भारत में। वह चीज है। वह कोई राज्य और पब्लिक को अलग नहीं समझा गया। पब्लिक को ही राज्य के लिए जिम्मेदार माना गया है, तो उसमें अलग अलग नहीं माना गया।
राज्य द्वारा कानून का निर्माण संविधान के दायरे में, हाँ, संविधान के दायरे में ही रहकर संसद या विधानसभा कानूनों का निर्माण करती है। कोई भी ऐसा कानून वह नहीं बना सकती है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ। जो 4 कोटेशन दिए गए हैं उसके ऊपर मेरे ये विचार हैं। धन्यवाद बाबा जी। नहीं, आज तक देखिए, जब लोकतंत्र शुरू हुआ उस समय ऐसा समझा गया था कि संसद जो है वह संविधान बनाएगी, लेकिन जब संविधान संसद को ही दे दिया गया तो फिर कानून संसद कैसे बनाएगी? कानून तो फिर तंत्र बनाएगा, राज्य बनाएगा कानून। ये एक जो प्रश्न उठाया था अभी किसी ने कि आपने कानून बना दिया और कानून अगर संविधान के विपरीत हो गया आपका कानून, तो आपने संविधान में भी संशोधन कर दिया। तो फिर हमको ये तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में फिर क्या परिभाषा क्या होगी लोकतंत्र की। तो ये बात भाई, अगर हम इसी को परिभाषा मानेंगे तो फिर तानाशाही और लोकतंत्र में क्या अंतर होगा? अगर एक बात बताइए कि अगर संसद ने हमेशा के लिए अपने को परमानेंट कर दिया, कौन रोकेगा? इस प्रश्न का उत्तर सोचिएगा। अगर संसद ने व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए तो कौन रोकेगा? संविधान में कर दिया बदलाव। इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर दिया, मौलिक अधिकार छीन लिए, कौन रोकेगा फिर? फिर आपका उत्तर ये हो सकता है कि न्यायपालिका रोकेगी। तो भाई प्रश्न आता है कि न्यायपालिका का भी पावर छीन लिया गया था, कौन रोका? क्योंकि संविधान में संशोधन करके नेहरू जी ने छीना था। राष्ट्रपति का पावर 71 में छीना गया। तो ये एक अंतर हमको समझना पड़ेगा कि हम तानाशाही और लोकतंत्र में क्या अंतर करते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे तो चर्चा कई दिन चलती रहेगी। बताइए ब्रजेश जी। जी बाबूजी, कल हम लोग जो है नागरिक और व्यक्ति पर जो है चर्चा करेंगे, कोटेशन नंबर 2020 से 2023 तक। 2020 से 2023 तक। जी, नागरिक और व्यक्ति का पूरा चैप्टर है, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ठीक, ज्ञानेंद्र जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। आज के इस चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। सबको नमस्कार।